भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट के। फराज किदवई मेरे साथ इस चर्चा में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ शादाब शम्स हैं, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के, उनका स्वागत है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष AIIA के, उनका भी स्वागत है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन ये गलत हो रहा है, ऐसा लगता है विवेक श्रीवास्तव आपको ये गलत हो रहा है या फिर सेकुलरिज्म का चश्मा ही उल्टा है? 40 सेकंड। नहीं, पहले देखिए, पहली चीज है अपने गिरबान में झांक के देखें हम लोग पहले। मैं नास्तिक हूं, लेकिन एक सो कॉल्ड हिंदू सिविलाइजेशन का एक अंग माना जाए मुझे, तो हम हो गए, सुधांशु त्रिवेदी हो गए, आप हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए। राम मंदिर में जो हुआ है, पहले अपने गिरबान में झांक के देख लो, अपने को सुधार लो। पेवमेंट घेर घेर के जो मंदिर बन रहे हैं, इसमें फंड्स का क्या हो रहा है हर गली कूचे में, इसके ऊपर नजर डाल लो। फिर मुसलमानों के गिरबान में झांको, फिर झांको। एक आपत्तिजनक आपने बोला मैं नास्तिक हूं, लेकिन ये सो कॉल्ड हिंदू सिविलाइजेशन, ये सो कॉल्ड, ये तथाकथित हिंदू सिविलाइजेशन क्या होती है? हिंदू सिविलाइजेशन है, अब तो पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है सिविलाइजेशन को, जिसका जन्म 75 साल पहले हुआ है। नहीं, सिविलाइजेशन ये सो कॉल्ड हिंदू सिविलाइजेशन क्या है? नहीं, दिस इज कंट्रोवर्शियल जी भाई। हिंदू सिविलाइज नहीं, कल आपने कल डीएनए की बात करी। कल आपने एग्जांपल दिया था कि इंडोनेशिया के हेड ऑफ द स्टेट कह रहे हैं साहब डीएनए सेम है, कुछ चीजें जेनेटिक होती हैं, कुछ चीजें कल्चरल होती हैं, जो समय के साथ बदलती हैं। इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ, जिसको ना संघ मानना चाहता है ना विश्व हिंदू परिषद। वो चाहते हैं साहब एक ही संस्कृति को टेपे चले जाओ, नए रिलीजन, नए धर्म, नए कल्चर, नई तब्दीलियां। इसका कोई मतलब ही नहीं है। वापस 5000 साल पुराने बैकवर्ड युग में रहिए आप। साइंस का कोई मतलब नहीं, मैथ्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस कुछ नहीं। मरने लगो तो एम्स में एडमिट हो जाओ, वरना लोगों को बोलो कि जाइए साहब यही धर्म आपको बचा लेगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, किसी ने नहीं बोला, मैं प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं। ओके, लेट मुझे शादाब शम्स के पास जानी चाहिए। शादाब शम्स, ये जितना सिंपल है वैसा ही है। दिस इज सो कॉल्ड हिंदू सिविलाइजेशन। इन्होंने तो और बड़ी बात बोल दी उसके बाद कि अगर बीमार हो तो, अगर मर रहे हो तो चले जाओ फिर अस्पताल में, नहीं तो आपको धर्म बचा लेगा। कहते हैं ना, जब डॉक्टर की दवा नहीं काम करती तब दुआ काम करती है, तब प्रार्थना काम करती है, भगवान की भक्ति काम करती है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर भी। दुआ से ही काम चलाओ, फिर दुआ से ही काम चलाओ। जो आस्तिक हैं वो तो कम से कम यही मानते हैं, जो आस्तिक हैं वो तो कम से कम यही मानते हैं। लेकिन जो नास्तिक हैं उनके लिए तो क्या भगवान, क्या देवी देवता, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। उन्हें तो यही जीना है, यही मरना है। तो मुझे लगता है वो अपना ज्ञान कम से कम हमें धर्म के नाम पर तो न दें। उनका अपना दुकान चलती है, वो अपनी राजनीतिक दुकान चलाएं, लेकिन कम से कम धर्म के ठेकेदार न बने। ये बदकिस्मती है इस देश की कि सामने वक्फ के अंदर आज जिस तरह से बात आई, और दानिश आजाद अंसारी ने ये बात उठाई, उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उन्होंने कहा कि 2 महिलाओं को, 2 हिंदू भाइयों को हम अपने यहाँ वक्फ के अंदर लेने जा रहे हैं। मुझे लगता है उसे पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं ये कह रहा हूं क्या दिक्कत है? और हम तो लगातार, आपको मालूम है, लगातार मैं कहता रहा वक्फ लूट का अड्डा बन गया, वक्फ में लूट है। आज ये तमाम लोग मंदिर की बात तो कर रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई, और वक्फ में जो खुली लूट हुई, वक्फ के अंदर जो मस्जिदों की संपत्तियों पे डाका डाला गया, जो दरगाहों पे खुली लूट चली, जो हजारों हजार करोड़ की संपत्ति जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का हक था, जो गरीबों का, बेवा बहनों का हक था, उसके ऊपर जो लूट हुई उस पर 2 शब्द नहीं निकले। मुसलमानों की राजनीति करते हैं, लेकिन डर लगता है कहीं ऐसा ना हो ये तथाकथित जो कौम के ठेकेदार बने बैठे हैं, ये जो तथाकथित मौलाना बने बैठे, कहीं ऐसा ना हो ये नाराज हो जाएं। इसलिए दम नहीं है सच बोलने का। सच बोलने का दम नहीं रहा तो परेशानी हो रही है। अब दूसरों की तरफ तो उंगलियां उठाते, अरे ये पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी विवेक भाई? कि जब आपका दिल करेगा तब आप उस तरफ इशारा कर देंगे, जब आपका दिल चलेगा घर बैठ जाएंगे। यानी कि हमारी चोरी नहीं, हमारी लूट नहीं, हमारी डकैती नहीं, और दूसरे की डकैती दिख रही है, वहां तो चोरी भी आपको डकैती दिख रही है। हम ये कह रहे हैं ये कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी लूट पे चुप क्यों है, मेरे डकैती पे चुप क्यों है? अरे मैं बिल्कुल चुप नहीं हूं। आप एक देश के अंदर 2 देश बनाना क्यों चाहते हैं? आप कहिए मुस्लिम डीएम होगा तो मुस्लिम मुद्दों को सुनेगा, मुस्लिम जज होगा तो मुस्लिम मुद्दों को सुनेगा। एक मुस्लिम जज, लूट की गई है, सरकारों के सेक्टर में लूट हुई है, और इसलिए आप डिमांड कीजिए यहाँ से, अगर ईमानदार है, ये पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। कह दीजिए कि सबकी सीबीआई रैली कर ली, आज तक के कार्यकाल की सबकी सीबीआई रैली कर ली, नारे लगा लीजिए। अब मेरे को तथ्य सुनिए जरा, सुनिए। अभी यहां पे जब डिस्कशन चल रहा था तो पैकेज में आजम खान का नाम बोला गया। अरे आजम खान वॉज अ बेटर मैनेजर ऑफ कुंभ।
देन योगी आदित्यनाथ, उनका कुंभ का मैनेजमेंट योगी आदित्यनाथ के मैनेजमेंट से कहीं अच्छा था। ये बढ़िया है, कहीं कम लोग ये थे, बढ़िया है। कहीं कम आपके यहाँ कोई आ जाए तो यहाँ पेट तो में 19 दर्द स्टेशन हमारा से चला लेकर जाए। ये कुंभ के कैसे अंदर जो मैनेजमेंट हुआ है, पॉलिटिक्स हमने कैसे देखा। कर लेते हैं आप? इतने चिकने घड़े मुसलमान कैसे? जज सिर्फ मुसलमान बताना बंदों को पड़ेगा सुनेगा। आपको। मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुसलमानों की समस्या के लिए होगा। ये तो आप जो दो डोमिनियन थ्योरी थी एक जमाने में कि एक देश में डॉक्टर भी हिंदुओं का अलग देश में मुसलमानों के का लिए अलग हो, मैनेजमेंट इंजीनियर भी एडमिनिस्ट्रेशन, आप उसकी तरफ जा रहे मुसलमानों हैं। के लिए हो। ये कब आप तक कह रहे हैं बांटोगे देश मुसलमान को? मंत्री होगा, भारतीय तो वो संस्कृति सिर्फ जोड़ने का मुसलमानों की काम सुनेगा। करती ये क्या है। हम ridiculous बात है वसुधैव आप? कुटुंबकम के This is मानने वाले, ridiculous। आप काटने की और बांटने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान अरे की बात कहाँ करें, काटना सिख बांटना सिख सर, की बात आजम करें, खान के लिए हिंदू ताली हिंदू बजा की बात दीजिए। करें। यही तो आप राजनीति आजम खान करते के लिए नहीं हैं बजाना आप। चाहते, इसी ने बेड़ा गर्क मैं किया बजा देश देता का। हूँ आज कि जोड़ने की उनका बात कर रहे हैं, आपके कुंभ पेट का में दर्द हो रहा मैनेजमेंट है। एक एक करके कहीं बात बेहतर करिए था आप। योगी चाहते आदित्यनाथ देश को। से, कहीं बेहतर था। मैं बोलूं, मैं 20 सेकंड बोल लेता हूं, फिर आप नहीं नहीं, बोलिए। एक आप मेरा simply ये आपने कहना आपने है, दो बातें आप बोली। आजम हिंदुस्तान खान को- का आपने, एक सेकंड विवेक, शांति है ऑडियो। आपने बोला सो कॉल्ड हिंदू सिविलाइजेशन, सो कॉल्ड हिंदू सिविलाइजेशन, और आजम खान का, आप आजम खान का महाकुंभ का मैनेजमेंट योगी आदित्यनाथ से बेटर था, ये आपने बोला ना। लेट सुधांशु त्रिवेदी का मैंने रिप्लाई, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। जी सो कॉल्ड देखिए, पहली बात अभी मैं सुन रहा था विवेक श्रीवास्तव, ना मैं बताना चाहता हूँ सो कॉल्ड हिंदू सिविलाइजेशन का भी जवाब देता हूँ। और विवेक श्रीवास्तव पता नहीं क्यों ये कहने लगे कि नहीं तो वो धर्म पे मान लो, नहीं तो अस्पताल चले जाओ। सिर्फ दो पिन पॉइंटेड क्वेश्चन, आप उसका देखिए कैसे हक बकाएंगे ये, वो भागेंगे। सो कॉल्ड हिंदू सिविलाइजेशन पे जवाब देता हूँ। विवेक जी, आपको पता है फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट जो सोलर सिस्टम के बाहर गया है उसका क्या नाम है? नहीं पता है। हाउ डज दैट साइंस की बात करनी, बताइए साहब, पता है कि नहीं पता है? हाँ, हाउ डज दिस मैटर, ठीक है, मतलब साइंस की बात में हाउ डज दिस मैटर। अब मैं बताता हूँ, दैट इज वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2 जो 1978 में भेजा गया। वॉयजर 2 ने पहले क्रॉस किया सोलर सिस्टम के, और आज के। अरे मेरे भाई, पता नहीं रहता क्या? मतलब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, आप क्या है, अभी क्रॉस किया है 2020 में। पता एकदम ही, मतलब कहना चाहिए आप कैसे आदमी है भाई साहब, सोलर सिस्टम क्रॉस करने में उसको कई साल लगेंगे। तो एकदम बच्चों जैसी बातें। अब बताता हूं, उस पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए एक कोड लिखा है, और ये बाकायदा साइंटिस्ट। अरे हिस्ट्री नहीं भाई, आज की डेट में अभी क्रॉस किया, कुछ नहीं पता, एबीसीडी नहीं पता, भाषण देते। अब आओ, नहीं, आप बताइए, जानते आप क्या बताइए, हुआ? मुझ पे कमेंट ना उसको करें, आप जिसने बताइए, कोड आप किया पहले, है, फिर मैं बताऊंगा। उस साइंटिस्ट का नाम है, सर हाँ नाम अब तो सुनिए, तो इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अभी बता रहा हूँ। उस पे जो जिसने कोड उसको बनाया उसका नाम है कार्ल सेगन। और कार्ल सेगन का मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके वीडियो देख लीजिए। उसने कहा है कि दी कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ मॉडर्न साइंस ओनली मैचेस विद दी एंशियंट हिंदू सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा दुनिया की कोई सभ्यता, और वो एक्सप्लेन करते हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा बाइबल में कुछ हजार साल और अन्य धर्म ग्रंथों में कहा गया कुछ हजार साल पहले आई दुनिया। मायन सिविलाइजेशन ने 1 लाख साल कहा, सिर्फ हिंदू सिविलाइजेशन ने बिलियंस की बात कही। तो सो कॉल्ड हिंदू सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट, जिसने दुनिया का फर्स्ट मैन मेड मैसेज लिखा फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन, उसका वीडियो अवेलेबल है। अब इन्होंने कहा कि साहब ये बताइए बीमारी वैसे ठीक कर लो। तो भाई विवेक श्रीवास्तव जी जरा कान खोलिए, सुनिए और दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए। मदर टेरेसा को सेंटूट इस आधार पर मिला है कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने केवल दुआ के आधार पे मेरेकल ये दिखाया कि 2 लोगों की बीमारी ठीक कर दी। और जो मेरेकल की डेफिनेशन है वेटिकन में, वो ये कहती है इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। औकात हो तो अब जरा बोलो कि नहीं दुआ हुआ की बात बेकार है, साइंटिफिक बात करो। एंड मैं कम टू पॉइंट नंबर 3। आप लोगों ने, अब पूरी बात, एक तीसरा पॉइंट कह दूं फिर, 2022 के बंगाल के चुनाव में, 2021 के चुनाव में आपने फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन किया था। और उनके तमाम मुरीद ये कहते हैं कि फुरफुरा शरीफ में जाकर उनको बड़ा फायदा हुआ, उनकी बीमारियां ठीक हो गईं, और उससे कम्युनिस्ट पार्टी ने गठबंधन कर लिया। अब जरा औकात हो तो कार्ल सेगन, मदर टेरेसा और फुरफुरा शरीफ, है औकात, आप क्या बात कर रहे हैं? विवेक जी की पूरी औकात है, जवाब देंगे। तीनों पे बोल, ओके विवेक, मदर टेरेसा जी गलत थी, बिल्कुल बिल्कुल औकात है। फुरफुरा शरीफ गलत था। मैं तीनों पे बोलता हूं। नंबर 1, लेट अस स्टार्ट विद कार्ल सेगन। लेट अस स्टार्ट विद कार्ल सेगन। सर, लेट्स स्टार्ट। आप जिस अचीवमेंट की बात कर रहे हैं वो ग्रॉसली माइन्यूट और उसका कोई सिग्निफिकेंस आज की दुनिया में नहीं है।
आप कोई दवाई नहीं बना पा रहे, कोई मशीन नहीं बना पा रहे। जिस कमरे में मिस्टर अमीश देवगन बैठे हैं, वहां कैमरे से लेकर के इंटरनेट टेक्नोलॉजी से लेकर के एसी तक सब कुछ उन्होंने बनाया वेस्टर्न वर्ल्ड ने। आपने क्या बनाया है उस कमरे के अंदर? आपने कुछ नहीं बनाया सर। ये इतिहास के एक आध कार्ल सेगन की एक वीडियो दिखा करके व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? साइंस बीट्स द वेस्ट। इट इज मैकॉलेज एजुकेशन जिसने हमको जाहिलियत से निकाला, जब हम सती प्रथा और बाल विवाह करते थे और विधवा पुनर्विवाह को मानते नहीं थे सर। सो कॉल्ड हिंदू सिविलाइजेशन। आगे आ जाता हूं मैं सर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आपने कहा साहब मदर टेरेसा, मदर टेरेसा सती का प्रथा तो पुरानी बात होगी, हलाला तो आज भी हो रहा है। मदर टेरेसा के जवाब हाँ नहीं आप भाई साहब, ये आदमी 2020 को हिस्ट्री बता रहा था और आज मैकॉले पे चला गया। अब आप सुन लीजिए सर, मैं मदर टेरेसा ने औकात जवाब मैं बोलूंगा। मदर टेरेसा और पोप सही है या गलत? मदर बोलो टेरेसा भाई, पे आप आते हैं। वेटिकन और मदर टेरेसा सही है गलत? मदर टेरेसा से मैं बोल लेता हूं, मदर टेरेसा नहीं है सेंट, लेकिन मदर टेरेसा का काम हम में से कोई धर्मगुरु नहीं कर पाया। एनी हिंदू धर्मगुरु हु हैज बीन एबल टू डू फॉर द मदर टेरेसा नहीं है सेंट? जो मदर टेरेसा, अरे मदर टेरेसा को सेंटहुड वेटिकन ने दिया है। क्या बोल रहा है आदमी? चेकोस्लोवाकिया की लड़की उसने कर दिया, हमारे देश में आके किया, हम कर पाए? एक फॉरेन से लड़की आकर के यहां दिखाती है मानवता क्या होती है। ये शर्मिंदगी की बात हमारे क्या बात कर रहे हैं आप? इसको समझिए आप क्या बात कर रहे हैं आप? गुरुद्वारों में लंगर कब से चलता हुआ आ रहा है? मानवता नहीं है वो क्या? भागो नहीं, अटसेंट बोल रहा है आप कुछ भी बोल रहे हैं आप। भाई साहब, ये हमें वेस्टर्न वर्ल्ड ने दिखाई मानवता क्या है? अरे सीधे जवाब दो ना। मदर सेंटहुड टेरेसा का साइंटिफिक है कि नहीं? बोलो। मदर औकात हो तो टेरेसा बोलो, फॉरेनर है। सेंटहुड साइंटिफिक है कि रिकॉर्ड डाउन करिए। नहीं? अटसेंट बोलता है I आदमी don't आके। believe in sainthood। बस आकर केवल हिंदू सिविलाइजेशन को गाली देना। बोलो सेंटहुड साइंटिफिक है या नहीं? डेफिनेशन में लिखा है इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। औकात हो बोलो, फिर औकात 4 बार बोल रहा हूं। बोलो विवेक बोलो। यू जस्ट सेड, विवेक आपने एक बात को बोला अब भागेगा। और उस बात को मैं कंडेम करता हूं। जी। आपने बोला मानवता हमें उन्होंने क्या आके सिखाई। condemn करें आप? अरे गुरुद्वारों में लंगर कब से लग रहा है? Yes। मानवता हमें उन्होंने आके सिखाई। अरे कमाल भाई की बात साहब, करते हैं। अगर- मानवता अगर- आपको अगर- लगता है अगर- हिंदू धर्म को, सिख हाँ। धर्म को मानवता बिल्कुल। बाहर से आके सिखाई गई? क्या बात करते हैं आप? मैं मानवता के आपको मैं 1000 ये एग्जांपल देता आप हूं। सुनिए। अच्छा ठीक है, तो आप आप बैठने वाले कंडेम तो कर बनिए। दीजिए, बोलिए मानवता मिशनरीज ऑफ की चैरिटी, सिखाई। निर्मल हृदय, ये बेकार की चीजें हैं, इनका कोई योगदान नहीं है। हम सेल्फ सफिशिएंट थे, बंगाल के अंदर कोई नहीं मरता था सड़कों पे, सुधांशु त्रिवेदी, किसी को योर दवाइयां टेक, नहीं चाहिए थी, मानवता किसी हमें को वेस्टर्न खाना वर्ल्ड ने बनाने दिखाई सिखाई। ये जो सोच है ना, इस ये सोच ही गलत है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, अब मैं फिर बताना चाहता हूं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक चीज का यह व्यक्ति सीधा जवाब नहीं दे पाया। फुरफुरा शरीफ पे तो फुर्र हो गए, फुस बोले ही नहीं, मुंह से निकला ही नहीं। मदर टेरेसा के सेंटहुड पर चुप होकर आए बाएं साएं बोलने लगे। ये बताइए, जब अंग्रेज यहां आए थे उस समय, मैं कहना चाहता हूं, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड मिलेनियम हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ये एक बुक है रिटन बाय प्रोफेसर एंगस मेडिसिन। एंगस मेडिसिन की जो रिसर्च है वो 54 कंट्रीज ने सपोर्ट करके 1984 से 2006 तक हुई। 2006 में बुक पब्लिश हुई, जिसमें कई 100 रिसर्चर्स विच बिलोंग टू 54 OECD कंट्रीज, उसने 0 BC से लेके आज तक ये लिखा कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ में था फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी टिल 16-17 सेंचुरी, वो 30 to 35%, मिनिमम 25% रहा। जब प्राचीन काल में वो 30 से 35% था, जब ब्रिटिशर्स आए तो 25 से 30% था। और सुनो मेरे भाई, महात्मा गांधी ने 1931 में लंदन में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में चैंटम हाउस में लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उससे 100 साल पहले यानी 1825-30 में भारत का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स से कहीं अच्छा था, कहीं इंक्लूसिव था, सारे लोगों को शिक्षा मिलती थी। और मेरे भाई सुनो, विलियम एडम्स की रिपोर्ट में एक और बात बताता हूं। 1820 में इंग्लैंड की पॉपुलेशन 1 करोड़ कुछ लाख थी और मद्रास प्रेसिडेंसी की 1 करोड़, और मद्रास प्रेसिडेंसी में इंग्लैंड से 3 गुना ज्यादा स्कूल थे, जबकि इंग्लैंड ने संडे प्रेयर के बाद 2 घंटे वाले वीकली स्कूल को भी स्कूल माना था, और मद्रास प्रेसिडेंसी में गुरुकुल के स्कूल है। भाई साहब कुछ पढ़ा करो। ये मैकाले की मारिजुआना, ये मैकाले की मानसिक दास्ता, ये मैकाले की ड्रग्स कब तक आए हो? मैं सारे फैक्ट कोट कर रहा हूं। अभी फिर आप आए बाएं साएं उल्टा सीधा बोलेंगे, कोई फैक्ट नहीं कोट कर पाएंगे। और जहां तक मैकाले और मार्क्स वालों की बात है, जितने लोगों को मरवाया है मार्क्स वालों ने,
और सुनो दूसरा, आरजी रमल ने एक स्टडी की है, ये भी यूएस प्रोफेसर है, पिछले कुछ 2000 सालों में सरकारों द्वारा मारे गए लोग में, अरे करोड़ों लोगों को मार्क्स ने मरवाया, लेनिन ने मरवाया, सॉरी स्टालिन ने मरवाया, पोल पोट ने मरवाया, सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों ने अपने लोगों को मरवाया, करोड़ों करोड़ लोगों को मरवाया। ये मानवता का शिक्षा दे रहा है। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप है, इन्हें राम मंदिर से नहीं कब्रिस्तान से प्यार है। समाजवादी पार्टी की सरकार कब्रिस्तान पर ही पैसा खर्च करती थी, काशी विश्वनाथ का विकास इन्हें कतई पसंद नहीं था। योगी आदित्यनाथ का बयान है, इन्होंने हिंदू और सनातन संस्कृति का लगातार निरंतर अपमान किया है। फराज किदवई, मैं सीधा रुख करता हूं आपका, क्या आपको लगता है जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं ये अपने आप में बड़ी बात है कि आपको कब्रिस्तान से प्यार है, यानी आपके नेता को? देखिए अमीश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जब किसी भी मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना होता है तो उनको कब्रिस्तान याद आता है, मुसलमान याद आता है। और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि अगले 3 या 4 दिनों में औरंगजेब भी अपनी कब्र से निकल करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने जो उनकी सरकार में जो काम किए गए हैं, जो जनता के खिलाफ जो काम किए गए हैं, उससे छुपने के लिए उनको औरंगजेब और कब्रिस्तान का जो है वो बहाना मिलता है। अब अभी उन्होंने कहा, आपने बताया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो सारा पैसा कब्रिस्तान पे खर्च कर दिया। अरे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेट्रो रेल जो बनी, उसके बाद में 1 मीटर भी रेल की पटरियां मेट्रो की क्या बिछी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? उत्तर प्रदेश में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की प्रेरणा और उनकी मेहनत से बना, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? उत्तर प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव से आगरा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में जो शुरुआत हुई, वो किसने बनाया? वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? एशिया का सबसे बड़ा पार्क अगर उत्तर प्रदेश में जनेश्वर मिश्र पार्क बना तो वो किसने बनाया? वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। मैं तो खुली चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 मीटर भी जो मेट्रो लाइन जो ट्रैक अगर आगे बढ़ा हो तो आप मुझे बताइए। तो ये जो बातें अमीर जी करते हैं ना कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को कब्रिस्तान से प्यार है, समाजवादी पार्टी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को जो प्यार है, वो इस देश में जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग अपमानित हैं, उनसे प्यार है। और उनके उत्थान के ऊपर आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने पैसा खर्च किया था और आगे भी खर्च करेंगे। हम औरंगजेब की कब्र के पीछे नहीं छुपेंगे। हम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की आवाज बन करके उत्तर प्रदेश की आवाज बनते रहेंगे। क्योंकि अमीर जी, आपने देखा, बस 20 सेकंड, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से कितनी नाराज है। बता दीजिए, 2024 में लाठी डंडे खाए हो। ये बीच में कोई हरा सांप बोला है क्या? ये बीच में कोई हरा सांप बोला है क्या? हरा सांप चुप कराइए, अगर कोई हरा सांप बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे आस्तीन के सांपों, गौरी के वंशजों, गजनवी की औलादों, लूट हो गई, सारा सांप लूट दिया, 2 शब्द नहीं निकले, कमाल हो गया। आस्तीन के साथ घर में लेके बैठे, डिबेट नहीं करता, कमाल कर दिया। नहीं, कैसे करेंगे डिबेट? आपकी सुनते रहे, आपकी सुनते रहे, आस्तीनों के सांपों की सुने, गौरी के वंशजों की सुने। सच बोलने का दम नहीं है, पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स करते हो। क्यों नहीं कहते? मुसलमानों का दर्द है, अगर यतीमों का दर्द है, बेसहाराओं का दर्द है, वक्फ की लूट हुई है, बोले क्यों नहीं? दाएं बाएं की बात कर रहे थे, एक आवाज नहीं निकली उस पे। नहीं, पर आपने भी तो हरा सांप बोला इनको, फराज किदवई। डू यू थिंक दैट इज फाइन? मैंने नहीं बोला सर, मैंने नहीं बोला। आपने बोला ये हरा सांप कौन बोल रहा है? बोला? ये तो नितेश राणे बोलते हैं कि ये नितेश राणे बोलते हैं कि तो नितेश राणे आपके नेता हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। तो नितेश राणे की बातों को आप फॉलो करते हैं? वो तो और भी कुछ बोलते हैं। तो नितेश राणे की हर बात फॉलो करेंगे तो फंस जाइएगा। सर नितेश राणे
सुनिए तो सर, सुनिए तो। आप देखिए, आपने मुझे मौका दिया, बीच में हरे साहब ने डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए प्लीज हमको अब मौका दीजिए। फिर आप बार बार बोल रहे हैं। अरे इन्होंने बताइए, अब आस्तीन में नितेश लेके राणे बैठे जी हैं हम ने आप बोला, लोगों को, क्या करें हम आपका? नितेश- आस्तीन के सांप हैं आप, इस मैंने देश का इनको खाते हैं, कहाँ बोला, उसकी सर? नमकहरामी करते हैं, हक मैंने बोलने इनको से कहाँ डरते बोला, ये हैं, सच आपने- बोलने से शदाब, डरते हैं। शदाब, शदाब, एक अरे मिनट, आस्तीन ओके, के ओके, सांप हैं फराज, आप। अपनी बात को मैंने रख इनको लीजिए। कुछ नहीं बोला अमीर। एक मिनट, शदाब शम शांति, ओके। फराज मैंने की भी भाई, आपको 40 थोड़ी सेकंड। बोला, आप तो सच्चाई को दिल पे ले फराज गए। की भाई, आप बोलिए। मैंने भी आपको थोड़ी बोला। हाँ, देखिए अमीर जी क्या है, ये शायद आपकी डिबेट में पहली बार आए हैं। इनको बता दिए कि आपकी डिबेट जो है वो बहुत ही करोड़ों लोग देखते हैं और बहुत प्रेस्टिजियस है, इसमें बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करता है। इन्होंने मुझे इंटरप्ट किया और आपके कम से कम 3 से 4 मिनट वेस्ट कर दिए। खैर, तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे उसका मैंने जवाब दिया। दूसरी बात, अब वक्त पर आ जाते हैं, क्योंकि आपने टॉपिक वक्त पर रखा और मुझे लगता है 4000 साल पहले से और आज तक के चर्चा हो गई, लेकिन वक्त पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो मैं वक्त पर भी आपको 2 पॉइंट बोलना चाहता हूं। अमीर जी, आपने अभी अपने इनिशियल एड्रेस में कहा कि आजम खान साहब को कुंभ मेले का वो बनाया गया था, वहां पर उनका क्या काम था। ये आप अनजाने में बोल गए कि वहां पर उनका क्या काम था, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू भाई आ जाएगा तो उनका क्या काम होगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से मुख्तार अब्बास नकवी, जिनको इन्होंने इसलिए हटा दिया है कि वो मुसलमान हैं, या शहनवाज हुसैन या कोई भी ऐसा मुसलमान जो इनकी पार्टी में हो, मुझे नहीं पता कि उनका क्या हाल है, किसी को भी जम्मू एंड कश्मीर का अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना देते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुख्तार अब्बास नकवी, तो क्या वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड का चेयरमैन होगा, हां या ना? ये आप अमीर जी बताइएगा। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से ठीक है, आपने बोला। दूसरी बात क्विकली, बस मैं कह जी नहीं, पहले इस पे जवाब ले लेते हैं। क्विकली। हाँ, बोलिए अमीर जी, बोलिए फराज जी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अमीर जी, जिस तरह से उसने इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर रखा है, वैसे ही वक्फ बोर्ड के 11 मेंबर्स में से यह साजिश करके 7 मेंबर आरएसएस के बिठाना चाहते हैं हर जगह। जैसे हमने देखा कि और इबादत गाहों में जिस तरह से इन्होंने कब्जा कर रखा है, वैसे ही वक्फ बोर्ड में ये आरएसएस के लोगों को बैठा करके और वहां पर कब्जा कर लेंगे। आप कहिएगा तो मैं इसको ये explain जानकारी करूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, 11 क्लैरिफाई में से करिए। 7 मेंबर वक्फ RSS बोर्ड के कब से इबादत गाह हो गया? वक्फ बोर्ड कब से इबादत गाह हो गया? फोन कट गया। वक्फ बोर्ड कब से इबादत गाह हो गया? क्या वक्फ बोर्ड इबादत गाह होता है? शदाब शम्स, हाँ या ना बोलिएगा आप बस। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बस यही रुकिए। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास चलता हूं। मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास चलता हूं जवाब लेने के लिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में सवाल पूछा गया, जो कहा, जो पॉइंटेड सवाल है, लेजिटिमेट सवाल है। ये तो इन्होंने बोल दिया ना, इसका मतलब अमरनाथ श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष मुस्लिम रह चुका था, तो इनके हिसाब से तो हो गया। दूसरी बात, मैं स्पष्ट थोड़ा टेक्निकल कर देना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि जब इस विषय के ऊपर आए तो इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है 22 मई 1964 का, हाफिज मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसमें बहुत साफ साफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वक्फ का मैनेजमेंट कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, वक्फ का सदस्य अथवा सचिव मौलवी या पुरोहित के इक्विवेलेंट नहीं है। इट इज अ प्योर सेक्युलर एक्टिविटी, एनीबडी कैन। अब आइए नेक्स्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 1976 में यह जजमेंट दिया। इट वॉज बशीर अहमद वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी पहले आपको 64 का आया, अब 76। उसमें भी उसने साफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि यह एक प्रकार की न्यूट्रल सेक्युलर चीज है, इसको रिलीजियस एंगल पे नहीं लिया जा सकता। अब आइए साहब, केरला हाई कोर्ट ने 1983 में 17 मार्च 1983 को जजमेंट दिया है, वो है सैयद फजल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। उसमें भी उसने साफ साफ ये कहा है कि वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट एक बिल्कुल अलग एक्टिविटी है, इसका धार्मिक पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो ये बात बिल्कुल टेक्निकल स्पष्ट हो जाती है, तो मुद्दा खत्म हो जाता है। अब अगर पॉलिटिकल कहें तो मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ आजम खां कुंभ मेले के बने ये इंपॉर्टेंट नहीं था। फरहाद हाकिम को पश्चिम बंगाल सरकार ने देवोत्थानम बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तिरुपति देवस्थानम का चेयरमैन कांग्रेस के जमाने में क्रिश्चियन रहे, कई सदस्य क्रिश्चियन रहे, वो विषय तो अपनी जगह है। मगर मैं यहां पर एक और बात भी याद दिलाना चाहता हूं लोगों को, वक्फ बोर्ड को तो इतनी पावर, जबकि वक्फ बोर्ड भी एक ट्रस्ट है, तो ये कहते हैं कि उसकी तो कभी कागज भी नहीं दिखाना चाहिए, वक्फ बाय यूजर। पार्लियामेंट में यही विरोध कर रहे थे
कि वक्फ बाय यूजर में मैंने कह दिया मेरा है तो है, मुझसे कागज मत मांगो कि ये मेरे पास आया कहां से। वो कहते थे कि राम मंदिर ट्रस्ट में जांच पूरी होने से पहले कॉलर पकड़कर जेल में क्यों नहीं डाला, अरेस्ट क्यों नहीं किया, ये इनकी बात को एक्सपोज करता। और फराज भाई, आप तो देखिए सपा के पढ़े लिखे समझदार प्रवक्ता हैं, आप कैसे बोल गए कि यूपी का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अखिलेश यादव जी ने बनवाया। भाई साहब, यूपी में वनडे इंटरनेशनल मैच तो लखनऊ में 1987 के वर्ल्ड कप में खेला जा चुका है। कानपुर यूपी का रेगुलर टेस्ट सेंटर रहा है 1959 से, और शायद आपको ना पता हो 1952 में लखनऊ में पहला टेस्ट मैच खेला गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जिसमें पाकिस्तान के कैप्टन अब्दुल हफीज कारदार और भारत के कैप्टन लाला अमरनाथ थे। और हो सकता है हम लोगों को बुरा लगे, आप लोगों को अच्छा लग जाए, वो मैच पाकिस्तान जीत गया था। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, कानपुर रेगुलर टेस्ट सेंटर रहा है, लखनऊ में 52 में टेस्ट मैच खेला जा चुका है, 87 में वनडे खेला जा चुका है। और रही बात आपने कहा एक मेट्रो, तो भाई साहब आप लखनऊ में थोड़ा घूमते होंगे, पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशीपुलिया के ऊपर बनी हुई मेट्रो का आप एक हिस्सा भी दिखा दीजिए। मैं तो सिर्फ अपने घर के आसपास की बात कर रहा हूं, जो कभी 2017 से पहले हो। और तीसरी बात, ये मेट्रो का क्रेडिट आप कहां से लेने लगे? मेट्रो तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये तो कोई प्योरली स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। मेट्रो दिल्ली, वो तो मेट्रो पावर कारपोरेशन है, जिसमें कि रेलवे मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व रहता है। आप कहते हैं एक्सप्रेसवे बनवाया, अरे भाई साहब आगरा का एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे स्टेट ने कैसे बनवा दिया? मतलब आप लोग जब अपना अखिलेश जी की प्रशस्ति में आते हैं तो इसलिए कई बार आप लोग फैक्चुअली रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि जो भी आपने वक्फ बोर्ड की बात कही, अमित जी एक बात और कह दूं, वक्फ बोर्ड पे भाईचारा देखिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है और शिया वक्फ बोर्ड अलग है। शिया सुन्नी को जमीन पे भरोसा नहीं है एक दूसरे पे। मुस्लिम भाईचारा का कमाल देखिए, मगर जब हिजबुल्लाह पे अटैक होगा तो सुन्नी भी आके छाती पीटेगा, भले ही शिया है हिजबुल्लाह तो क्या हुआ, हमास शिया है तो क्या हुआ, अरे मुझे छाती पीटने का मौका तो मिला। गाजा में कुछ होगा तो शिया भी छाती पीट देगा, अरे उसमें हुआ तो क्या हुआ। मगर जब जमीन और जायदाद की बात आएगी तो शिया को सुन्नी पे भरोसा नहीं, सुन्नी को शिया पे भरोसा नहीं, देवबंदी को बरेलवी पे भरोसा नहीं, बरेलवी को अहले हदीस पे भरोसा नहीं। तब सबके ट्रस्ट अलग अलग रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे। तो भाई साहब हिंदू तो छोड़िए, मेरा पहला प्रश्न है, क्या शिया वक्फ बोर्ड में आप सुन्नी को रखने को तैयार हैं, या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में आप शिया को रखने को तैयार हैं? कृपया यह बता दीजिए। जवाब अमीर जी 20 सेकंड। हाँ अमीर जी, देखिए सुधांशु जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैं अक्सर कहता हूं कि राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी, लेकिन इन्होंने आज एक बहुत आपत्तिजनक शब्द बोला और सुधांशु जी की जगह अगर कोई और होता तो मैं शायद उसकी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देता। इन्होंने कहा कि 1992 या क्या मेरा फोन कट गया था, 90 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच में किसके मैच हो रहा था और उसमें पाकिस्तान जीत गया था तो शायद हमको खुशी हुई होगी। मैं इससे बहुत आहत हूं। 52 पहला टेस्ट और मुझे बहुत अफसोस है, हाँ, और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि बोल रहे हैं कि आपको या आप लोगों को खुशी हुई होगी। अब आप लोगों में क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आते हैं? मुझे नहीं पता। आप लोगों में क्या मुख्तार अब्बास नकवी भी आते हैं? मुझे नहीं पता। आप लोगों में शहनवाज हुसैन भी आते हैं? मुझे नहीं पता। आप लोगों में दानिश अंसारी भी आते हैं? मुझे नहीं पता। आप लोगों में आरिफ मोहम्मद खान आते हैं? मुझे नहीं पता। या तो यह कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सारे मुसलमान जितने थे उनको खुशी हुई होगी। मुझे लगता है इनका मतलब यह नहीं होगा। सुधांशु जी जज्बात में आकर के बोल गए। इन्होंने कुछ कोड्स की बात की तो मैं भी आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा था। सुधांशु जी आप बोलते हैं ना बार बार, चेक करिएगा, मैं बोल रहा हूं आप चेक करिएगा कि विल यू अलाउ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से कि विल यू अलाउ मुस्लिम्स टू बी अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट। ये केंद्र सरकार से पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने। रतिलाल पंचनन गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा था कि धार्मिक मैटर्स में द राइट ऑफ द मैनेजमेंट गिवन टू अ रिलीजियस बॉडी इज अ फंडामेंटल राइट दैट नो लॉ कैन टेक अवे।
तो ये तो रतिलाल पंचनन गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और एक आखिरी बात अमीर जी, अभी सबरीमाला के केस में जो अभी 16 अप्रैल 2026 को, मुश्किल से 2 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैन नॉट हॉलो आउट अ रिलीजन इन द नेम ऑफ रिफॉर्म। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी सबरीमाला के जजमेंट में कहा है। तो रतिलाल पंचनंद गांधी के केस से लेकर के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने, और सबरीमाला के केस में, और आर्टिकल 26 क्या कहता है जरा से ये भी पढ़िएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर हिंदू भाइयों को आप वक्फ बोर्ड में लाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी साहब को अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया तो क्या बाय डिफॉल्ट अमरनाथ श्राइन बोर्ड के वो चेयरमैन होंगे, हां या ना? बस इतना बता दीजिएगा मुझे। सुधांशु जी। फराज भाई, आपने मेरे बात का जवाब ही नहीं दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड में शिया मेंबर हो सकता है कि नहीं, पहले हाँ या ना, फिर मैं जवाब देता हूं। बोलो भाई, उदाहरण बताओ एक पूरे देश में। मुझे नहीं पता। सुन्नी वक्फ बोर्ड में शिया मेंबर बताइए। नहीं, मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं पता सुधांशु। आइए, चलिए, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर। अब आइए, ठीक है, ठीक। अब आइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई पसमंदा मुसलमान बताइए। गद्दी, घोसी, अंसारी, बेहना, हलालखोर, कसाई, बताइए। देखिए नहीं, अरे अपने में भाईचारा नहीं है यार, दूसरे से तो हो गई। बताइए, है कि नहीं है? अब ठीक है भैया, मैंने आपसे, देखिए अब मैं आता हूं, देखिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा। अब मैं दूसरी बात आपको कहता हूं। आपने मुख्तार अब्बास नकवी जी की बात कही, तो फराज भाई मैं बताना चाहता हूं, अप्रैल 1987 में मैं बालक के रूप में राम मंदिर निर्माण के संकल्प की रैली में अयोध्या में गया था। मुख्तार अब्बास नकवी जी का भाषण मैंने पहली बार सुना था। मुख्तार अब्बास नकवी तब भाजपा के साथ खड़े थे जब दूर दूर तक सपने में उम्मीद नहीं थी कभी जिंदगी में सत्ता आएगी। 2 सीटों वाली पार्टी थी। और मैं दर्शकों से कहता हूं, अमीश जी, मुझे इतनी क्लियर मेमोरी है, मुख्तार अब्बास नकवी ने उस दिन सफारी सूट पहना हुआ था, हाफ आस्तीन का, और संभवतः ग्रे कलर का। अगर किसी के पास फोटोएं हो उस रैली की तो जाके चेक कर ले, मंच पे बैठे हुए थे। तो ऐसा था, हमारे नकवी जी हो या शहनवाज जी हो, वो कोई पद के लालच में नहीं आए थे, और उनको राम मंदिर आंदोलन में इन्वॉल्व किया था। सवाल का जवाब दीजिए सर। आपके भाई, मगर आपके लोग क्या करेंगे? मैंने तो जवाब दे दिया भाई। जब राम मंदिर आंदोलन में मंच पे उनको स्थान दिया तो बाकी चीजें बहुत छोटी हो गई मेरे भाई, मुद्दा ही खत्म हो गया। अब मैं जवाब देता। अरे साजिद रशीदी को मैं एक सेकंड में वापस दूसरी बात सुनिए। साजिद रशीदी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है कि जब ममता बनर्जी की सरकार ने फिराद हकीम को तारकेश्वर मंदिर विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, कोई आक्रोश नहीं हुआ? 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ मेले का मुख्य प्रभारी मंत्री बनाया आजम खान को, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई विरोध नहीं। तीसरा फैक्ट, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अभी मुक्तेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सव कमेटी का में एक मुस्लिम सदस्य रखा, कोई हंगामा नहीं हुआ। संसद में कानून पास होने के तहत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम हुए, विपक्ष का और मौलानाओं का हंगामा शुरू हो गया। क्या आपको लगता नहीं है ये सेकुलरिज्म का चश्मा एक तरफा है, वन साइडेड है? देखिए, मैं अमीश भाई, मैं इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की तो बात नहीं करता, क्योंकि इनसे जितना नुकसान मुसलमानों का हुआ है वो शायद मैं अपने लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, ये जो बार बार लूट की बात आती है कि वक्फ में लूट किसने मचाई है, वक्फ में लूट आम जनता ने नहीं मचाई है, इन सरकारों ने मचाई है। जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इन्हीं सरकारों ने वक्फ की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द किया है, इन्होंने ही बेचा है, इन्होंने लिया है। दिल्ली के अंदर 250 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं प्राइम लोकेशन पर, जिनका अगर किराया आ जाए तो कई हजार करोड़ रुपया होता है किराया। ये प्राइम लोकेशन पर हैं, ये सरकारों ने लूटा है, आम आदमी ने नहीं लूटा। ये जो शादाब शम्स बैठे हुए हैं ना, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। वसीम रिजवी को हिंदू बनना पड़ा क्योंकि बहुत सारे केसेस थे उनके ऊपर प्रॉपर्टी को खुद करने के। एक बताइए, ये जानबूझकर अपने आप को पाक साफ दिखाने, जितने भी चेयरमैन आए, आपने चोरी करी है, नहीं करी, मैं इस विषय पर नहीं आता। आपने लूट खसोट करी है, मैं इस विषय पर नहीं आता। आप चोर है, मैं इसमें नहीं आ रहा। मैं आपको मौका दूंगा शादाब शम्स, लेकिन लेट साजिद रशीदी। भाई मैं आधा घंटा चुप रहा, इनको कहिए चुप रहे।
अब ये बोल रहे हैं बीच में, इनको शांत करा जितने रहा हूं भी मैं। चेयरमैन वक्फ के आए हैं, जितने भी चेयरमैन वक्फ के आए हैं, दिल्ली हो या यूपी हो, किसी भी जगह के हो, वो तमाम चेयरमैन उस टाइप के होते थे जिन्होंने 20-20 साल 30-30 साल पार्टियों की दरियां बिछाई हैं और उनको कुछ नहीं मिला, तो उनको ले दे के वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता था। अब वो इस बात का फायदा उठाकर वक्फ प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करते थे, बेचते थे और सरकारों को भी देते थे। दिल्ली के अंदर कई सारी प्रॉपर्टियां शीला दीक्षित के टाइम में हारून यूसुफ ने सरकारों को दी। ये सारी चीजें लिखित हैं, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। लूट किसी आम आदमी ने नहीं मचाई, सरकारों ने लूट मचाई है। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है कि साहब पसमानदा को नहीं मिला, पसमानदा को नहीं मिला, अरे साहब पसमानदा को कौन देगा, सरकारें तो लूट रही हैं और आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े। ओके, जवाब आप मुझे बताइए, जो हिंदू राम मंदिर के अंदर ईमानदार नहीं रह सका, वो वक्फ बोर्ड में कहां से ईमानदार रह पाएगा? चोरी चकारी करी है उनका जवाब, आप इन पे हजारों केस हैं। अमीश भाई, जो हिंदू राम मंदिर में ईमानदार नहीं रह पाया, वो वक्फ बोर्ड में ईमानदार कैसे रह जाएगा? कौन गारंटी लेगा इसकी? अरे तो दरगाह में भी दरगाह का भी तो विषय आया है, उस विषय पे तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। दरगाह में भी तो चोरी हो गई अरे है। मंदिर एक थोड़ा ही है मेरे भाई, अमीश भाई, एक मंदिर थोड़ा ही है, एक मंदिर थोड़ा ही है, बहुत सारे मंदिर सामने आ गए। राम मंदिर में बहुत सारे मंदिर सामने आ गए अमीश भाई। चढ़ावे की गड़बड़ को लेकर तो इतने हंगामा हो गया पिछले 20 दिन से, ऐसा लग रहा है कि उसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। सबरीमाला की बात भी सामने आ गई, लेकिन मैं पूछता हूं, सबरीमाला की बात भी सामने आ गई, तिरुपति मंदिर की बात भी सामने आ गई। और बात करा है, ऑडियो साउंड करिए, पीसीआर लिसन टू मी। ओके, शदाब शम्स साहब अपना पहले पर्सनल जवाब दीजिए। जी देखिए, सबसे पहले तो जो रशीदी जी, क्योंकि ऐसे लोग जो दाढ़ी रख के टोपी रख के झूठ बोलते हैं, ये इन्होंने इस्लाम का या मुसलमानों का चेहरा जो है ये बहुत बेहुदा बना दिया है। एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरा मैं कह रहा हूं अगर एक आरोप शादाब शम्स पे साबित हो जाए, मैंने पहला व्यक्ति होगा जिसने वक्फ बोर्ड में आके ये कहा कि वक्फ बोर्ड लूट के अड्डे हैं, इसके अध्यक्ष चोर, इसके मुतवल्ली चोर, इसके अधिकारी चोर, इसके नेता चोर, और मैंने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोबारा दोहरा रहा हूं, मेरे कार्यकाल इंक्लूडिंग माय कार्यकाल, आप भी खुद चोर हैं। इस वक्त आपके चैनल पे बैठा हूं, पर साजिद रशीदी कह रहे हैं कि आप खुद भी चोर हैं। ये जो कौम का पैसा खाया है सब सलाखों के इनसे पीछे पूछिए होंगे। देहरादून वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ था? अब ये पता नहीं पर्सनल मैटर हो प्रॉपर्टी सकता का है। क्या हुआ था? पूछिए इनसे देहरादून वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ था? पूछिए इनसे। गौरी के वंशज हैं, पूछिए इनसे देहरादून वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ था? ये नैनीताल की प्रॉपर्टी का चोर क्या हुआ? बैठे हुए हैं, देहरादून की प्रॉपर्टी ये का क्या मक्कार हुआ? हैं सारे। हरिद्वार की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? अरे बेईमान लुटेरो, हैं एक तुम नंबर लोगों के। ने खा ली, और तुम जितने तुम चोर और लकड़बग्गे बैठे हो मेरे ना, पास जो सारे तुम केसेस हैं, गौरी के मैं और सब एक-एक गजनवी के करके पोल वंशज हो, खोलूंगा तुमने आपकी। बेच के खा गए एक-एक पूरा करके वक्फ पोल बोर्ड। खोलूंगा और इसलिए आपकी। कह रहा हूं कि आज एक-एक तुम करके जो पोल लेट्स नॉट गेट पर्सनल, लेट्स नॉट गेट पे पर्सनल, आज पर्सनल नहीं सवाल होना उठाने चाहिए। वाले, लेकिन ईमानदारी लेकिन से लेकिन मस्जिदों लेकिन का अगर सवाल अगर उठा अगर देते, शम्स वक्त का सवाल आप उठा अपनी देते, बात को आज मुसलमानों क्लैरिफाई के करिएगा हालात कि देखो, आपने सब चोरी बताना नहीं होते। करी है। देहरादून की प्रॉपर्टी का मुझे नहीं पता क्या विषय है, लेकिन जो भी हो क्लैरिटी के साथ बात रखे अरे और कुछ नहीं, झूठ जिम्मेदारी बोल के रहे साथ। हैं। मैं कह रहा हूं एक इनसे पूछे देहरादून का वक्फ नंबर बताइए, वक्फ संख्या बताइए, प्रॉपर्टी बताइए, बताइए वक्त संख्या बताइए, प्रॉपर्टी एक बताइए। बता आपने दीजिए। एक शख्स पे खुले में आरोप लगाया नेशनल टेलीविजन में, वक्त संख्या बताइए, प्रॉपर्टी बताइए क्विकली। डिबेट रख लो इस पर। साजिद रशीदी डिबेट नहीं, अब आपको बताना पड़ेगा। आपने इनको चोर बोला, आपने बोला इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। रुकिए शदाब साहब, आप शांत रहिए ना। आप बताइए ना वक्त संख्या क्या है, आप बताइए ना केस क्या है, वक्त संख्या क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, बताइए। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, 1-to-1 रखिए मेरे साथ इनका। 1-to-1 ही तो है, अभी कौन सा कोई बीच में आ रहा है आप लोगों के? कमाल है, आप भी आरोप लगा के भाग रहे हैं। अब 10 केस साजिद लेके रशीदी ये बैठूंगा। नहीं, किसी की मानहानि करके ऐसे नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हो आप? सबूत ये चोर हैं एक नंबर के। वसीम रिजवी ने अरे इसीलिए एक बता दो, परिवर्तन एक किया है। अच्छा ठीक है, मैं ऑडियो साउंड कर रहा हूं। देखिए ये पर्सनल लड़ाई ना बनाए इसको, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, राम मंदिर की चढ़ावा में जो गड़बड़ हुई उसको लेकर तो आप बहुत चिंतित थे, बड़े व्यथित थे नास्तिक होने के बावजूद, लेकिन एक दरगाह में भी चोरी हुई। वो कितने की चोरी है और कौन सी दरगाह है, जरा बताएंगे? जी बताएंगे जरा। अब तो काफी दिन हो गए उस मैटर को। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता। उससे राम फर्क मंदिर क्यों की नहीं चोरी पड़ता? से फर्क पड़ता है। हाँ सुन लीजिए, राम मंदिर, वहां पे भी तो चढ़ावा ही चोरी हो रहा है। राष्ट्र की मांग, दरगाह में भी तो चढ़ावा ही चोरी हाँ, हुआ है। नहीं 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 नहीं, राम मंदिर को नहीं सर, राम मंदिर को भाजपा विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू राष्ट्र का प्रतीक बनाया था। इनका मॉडल ऑफ हिंदू राष्ट्र फेल हुआ है। किसी मुसलमान ने इस्लामिक राष्ट्र नहीं मांगा इस देश में। सब सेकुलर हैं और इस देश की खाते हैं और इस देश की सोचते हैं। लेकिन ये जो मॉडल फेल हुआ है, ये हिंदू राष्ट्र का मॉडल फेल हुआ है
कि आपका ये जो सो कॉल्ड मॉडल है, सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब हिंदू हिंदू हिंदू, राम का मंदिर बनाएंगे, आई मीन इट इज ऑल ओवर, द ड्रीम इज ओवर। क्या और हम सही राम प्रूव से हुए शुरू है, राम जो से कहते समाप्त थे। है। राम से जीवन शुरू, राम पे ही समाप्त। बिल्कुल, लेकिन राम के आरती जब प्रतीक होती है नहीं तो है। राम नाम सत्य ही गाया जाता हाँ, है। बीजेपी ओके ओके, ठीक है, ओके वो तो ओके। कहा जाता है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राम मंदिर में चोरी हिंदू मॉडल फेलियर का एक नतीजा है, ये बहुत बड़ी बात कही है। हिंदू राष्ट्र का देखिए मॉडल। ये मतलब विवेक श्रीवास्तव क्या बोलते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। कहते हैं किसी मुसलमान ने मुस्लिम राष्ट्र नहीं माना। अरे भाई, मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर तो मुस्लिम लीग ने डिवाइड किया, अरे और पाकिस्तान उसी ले लिया। मुस्लिम लीग के साथ आपके खिलाफ सरकार है। अब आइए दूसरी बात, उसमें हिंदू सब, अभी हिंदू बिहार महासभा के का भी चुनाव रोल में था। पटना में रैली हुई इमारतें उसमें शरिया, हिंदू महासभा का जिसने शांति कहा कि रखिए विवेक शरिया जी। लागू होना चाहिए। विवेक जी, आपने बहुत बड़ी कमेंट करा है, लेटे मान बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। अब सुनो, और सुनिए, आपने सही कहा, किसी मुस्लिम ने डिमांड की हो ना की हो, इस देश को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया। भारत के संविधान के अनुसार शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। वक्फ बोर्ड का कानून शरिया से चलता है। भारत की अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। शरिया के आधार पर चलने वाले वक्फ बोर्ड, जब तक हमने अमेंडमेंट नहीं किया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंस्ट्रक्शन दे सकता था अंडर द शरिया लॉ। शाबानो केस में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किया गया। ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, ये सब शरिया, और 4 बीबी, ये शरिया का लॉ है। और अल्प वयस्क से शादी करना, और ये सब के सब तो भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। काहे नहीं मान रहे आप? सही बात है, कहने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बने, भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना। और आज भी मैं पुनः जो मैंने कहा था रिपीट कर रहा हूं, अभी भी आपके जैसे लोगों ने, इंटेलेक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट में, भारत आज भी मुस्लिम राष्ट्र है। क्योंकि अभी चुनाव होंगे तो जब सामाजिक समीकरण बताए जाते हैं तो हिंदुओं में गिनाया जाता है कि इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने वैश्य, इतने जाट, इतने गुजर, इतने यादव कुर्मी, इतने पासी, इतने सोनकर, इतने फलाना ढिमाका, सब कुछ, और फिर इतने मुसलमान। मगर वही जब बंगाल की सरकार करती है तो वो 73 में 67, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, राम मंदिर, ये जो लॉजिक लेकर आए हैं, राम मंदिर में चोरी हिंदू, ये जो राम मंदिर में चोरी पूरा हिंदू राष्ट्र का मॉडल फेल हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, यहां पे मैं कहना चाहता हूं, देखिए, राम मंदिर कोई हिंदू राष्ट्र का विषय नहीं है। ये कालजयी सनातन वह राष्ट्र जो कि विश्व का एकमात्र सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड है, ये उसका प्रतीक है। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया में हैं, तो दुनिया का एकमात्र देश जहां आज भी हमेशा पर डे रामायण आती है, तो वो मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया यहां नहीं। अब मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जो कुछ हुआ है वो बहुत हृदय विदारक है। करोड़ों हिंदुओं को कष्ट हुआ है। राम भक्त कार सेवक के रूप में मुझे भी कष्ट हुआ है। मैंने 9 नवंबर 1989 को शिला पूजन भी करवाया था हॉस्टल में, उसकी मैंने फोटो भी पोस्ट की थी। तो मैं इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, हम लोग उस जमाने में एक नारा देते थे कि जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। आज मैं कहना चाहता हूं, हर हिंदू का हृदय है टूटा, आज आंख में पानी है, पर हर दोषी को सजा मिलेगी जिसने की बेईमानी है। मगर इनके लिए कहना चाहूंगा, जिनका खून नहीं खौला था, वो खून नहीं वो पानी है। आज भक्ति का स्वांग रचाते, ये भक्ति नहीं शैतानी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद बड़ी खबर आर पार में आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम मेरे साथ।